हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल में क्रिस्टल चालक एवं एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसके 5-6 पेज में लगभग भेज चुका हूँ आपके पास, और उसको आप रीड कर लेना और बाकी यहाँ समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, एकक कोष्ठिका क्या होती है। अगर आप देखें, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल हैं। या आप जैसे कहीं ईंटों का चट्टा रखा हो, तो जो ईंटों का चट्टा होता है उसमें जो एक ईंट होती है वो एक यूनिट सेल होती है। क्या होती है? एक यूनिट सेल होती है। अब इस यूनिट सेल मिलकर सारी की सारी जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो क्रिस्टल लैटिस या आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है। जो ईंटों का चट्टा है, आप ये मान के चलिए, वो एक क्रिस्टल जालक है, और उसमें जो एक ईंट है, क्योंकि उस पूरे चट्टे की जो इकाई है वो एक ईंट है, तो वो क्या कहलाती है? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। वैसे ही अगर आप यहाँ देखें कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो कलर डार्क कलर से है, ये एक यूनिट सेल है। ऐसी अगर आप इसी स्ट्रक्चर में देखें तो 8 हैं। देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और 4 तो सामने हो गए, 4 ही इनके पीछे हैं। तो ये एक क्रिस्टल है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और ये आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं? ये लैटिस पॉइंट। क्या है ये? लैटिस पॉइंट। इसको लैटिस साइड भी कहते हैं, मतलब लैटिस बिंदु, जहाँ पर परमाणु या आपके मॉलिक्यूल, मतलब आपके अणु या आपके आयंस होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट या लैटिस बिंदु। अब एक ये जो आपको यूनिट सेल जो कि कोष्ठिका दिख रही है, ये एक इस पूरे क्रिस्टल की एक इकाई है। अब इससे आगे अगर हम देखें, जो एकक कोष्ठिका होती है उसकी जो बीमाएं हैं, उसकी जो डायमेंशंस हैं, उनको अगर आप देखें, अब इनके जो पैरामीटर्स हैं, इसमें देखिए ABC, ये A है, ये B है, ये C है, ये C है आपकी। ठीक है, इसमें आपका जो एज लेंथ है ABC, मतलब इनकी एज लेंथ, जो कोर की लंबाई है, वो कोर की लंबाई तीनों अलग अलग है। एक A है, एक B है और एक C है। और इसमें A के सामने वाला जो एंगल है वो अल्फ़ा है, B के सामने वाला जो एंगल है वो बीटा है, और C के सामने वाला जो एंगल है वो गामा है। तो इस तरीके से ये पैरामीटर्स हैं। तो 3 इसकी लंबाई हैं, एज लेंथ, जिसको कोर की लंबाई कहते हैं, ABC, और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो इनके बॉन्ड एंगल है। ये आपके जो यूनिट सेल होती हैं, क्या कोष्ठिका, उसके टाइप्स हैं। क्यूबिक है, जैसे देखिए ये क्यूबिक है। इस क्यूबिक में अगर आप देखें ABC, वैसे आपको पता है क्यूब जो होता है या जो घन होता है, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, लेंथ, हाइट और विड्थ। इसमें आप देखें, देखिए इसकी एज लेंथ A है, ये देखिए इसकी एज लेंथ A है, और A बराबर B है और A बराबर C है, मतलब कि ABC तीनों बराबर हैं। इनमें बॉन्ड एंगल जो है अल्फा बीटा गामा 90 है। तो ये कहलाता है क्यूबिक स्ट्रक्चर, घनीय संरचना, एकक कोष्ठिका की। उसके बाद अगला है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ABC तीनों अलग हैं, तीनों अलग हैं। इसमें अगर आप ये देखें, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 है। ऐसे आपका ऑर्थोरोम्बिक, इसमें ABC तीनों एज लेंथ दे रखी हैं और सबके जो एंगल है वो 90 ही हैं। इसके बाद
आपका अगला आता है रोम्बोहेड्रन, जिसमें A बराबर B और C बराबर A, मतलब A B C तीनों बराबर हैं, लेकिन जो एंगल हैं तीनों ही अल्फा हैं। आदिवासी में मतलब तीनों ही अल्फा, मतलब तीनों ही बराबर हैं। अगर आप आगे देखें, इसमें मोनोक्लिनिक देखिए, इसका जो हिंदी में पूरा आपको जो मैंने कल पेजेस भेजे थे उसमें सारे का सारा ये हिंदी में भी दे रखा है। मोनोक्लिनिक, ठीक है, इसमें आपका A B C तीनों एज लेंथ थे, और इसमें जो अल्फा बीटा गामा, मतलब आपका जो अल्फा वो 90 होगा, गामा 90, लेकिन जो बीटा वो 90 के बराबर नहीं होगा, वो अलग होगा। ऐसे ही आपका ट्राइक्लिनिक में क्या है कि आपका जो A B C तीन एज लेंथ दिख रही हैं आपको, ठीक है, इसमें अल्फा बीटा और गामा ये तीनों के तीनों अलग होंगे। अब आप देखिए, जो यूनिट सेल होती हैं, जो एकक कोशिका होती है, जनरली दो प्रकार की होती हैं। एक आपका सिंपल यूनिट सेल, मतलब सामान्य एकक कोशिका, और दूसरी होती है केंद्रीय एकक कोशिका, मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल। जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल है या आपकी सिंपल यूनिट सेल है, मतलब सामान्य यूनिट सेल है, उसमें अगर आप इसको देखें, ये आपकी सामान्य यूनिट सेल, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी सामान्य यूनिट सेल, मतलब एकक कोशिका है। इसमें देखिए, जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हैं आपके। इसमें आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर हैं? केवल कॉर्नर्स पर। जो आपकी एकक कोशिका उसके जो कोने हैं, ठीक है, उन कोनों पर एक एक एटम है। तो अगर आप इसको देखें, इसको ये जो आपका, इसको अगर आप देखें, इस वाले को, बीच में जो आपका एटम है, ठीक है, ये एटम 8 सेल से कनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है? देखिए, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये, 4 यूनिट सेल ये हैं, 4 इसके पीछे हैं, तो 8 यूनिट सेल है। तो ये जो सेंटर में बीच में इसका मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो शेयरिंग है, वो 8 सेल में साझा कर रही है, ठीक है। ये जो एटम है, ये जो स्फीयर है, ठीक है, ये जो गोला है, ये किस में? 8 सेल में। तो एक में कितना हो गया? 1/8। तो अगर आप देखें इसमें इस तरीके से, तो इसमें एक में कितना है? 1/8 टोटल। अगर आप देखें, हर एक कोने का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने का? 1/8 का। और तो एक में, तो आपका अगर टोटल 8 कॉर्नर्स हैं तो 1/8 × 8 कितना हो गया? 1। तो जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो 1, मतलब 1 होता है। अगर हम आगे देखें, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें भी जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते हैं, कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी के सेंटर में भी होता है, ठीक है। अब आपको पता है कॉर्नर्स पर है, तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 का। तो 1/8 × 8 = 1। तो 1 तो हो गया कॉर्नर का। और बॉडी सेंटर में जो बीच में है, अगर आप इसको देखें, ये बीच में बड़ा सा जो गोला है ये, ठीक है, इस वाले को अगर आप देखें तो ये बड़ा सा गोला जो है ये केवल सेंटर में यूनिट सेल के, जैसे ये, तो इसका कंट्रीब्यूशन केवल इसी में है, तो एक ये हो गया, और बाकी कॉर्नर्स का भी 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2। जैसे देखिए यहाँ आप देखें, 8 कॉर्नर्स × 1/8 पर कॉर्नर एटम, मतलब जो कोने के पर हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8 का। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8। कितना हो गया? 8 × 1/8 = 1। 1 तो हो गया आपके कॉर्नर्स वाला। फिर आपका बॉडी सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केवल इसी में ही होता है, और किसी दूसरे यूनिट सेल से मतलब नहीं होता। तो एक वो हो गया, तो टोटल हो गया आपके
2। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 2। उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो उसके फेसेस हैं, ठीक है, मतलब जो आपके फेस है आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल का, फेस के सेंटर में भी होंगे। तो फेस कितने होते हैं? कितने फलक? जो फलक होंगे आपके क्यूबिक मतलब एक कोष्ठक कितने होंगे? 6 फलक होते हैं, ठीक है। जैसे आप जिस कमरे में आप बैठे हो, अगर आप उस कमरे को ध्यान से देखें तो उसकी 4 तो दीवार हैं और एक छत है और एक नीचे फर्श है, तो कितने फलक हो गए? 6, और उनके भी सेंटर में, ठीक है। तो ऐसे ही क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके सेंटर में भी आपके इसी तरीके से एटम्स होते हैं। तो कॉर्नर्स पर हैं, कॉर्नर्स कितना हो गया? 1/8 × 8 1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपके फेस पर है, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितने में होता है? 1/2 का, क्योंकि अगर आप किसी भी कमरे की दीवार पर बीच में अगर कोई एटम है तो उसका अटैचमेंट केवल 2 कमरों से होगा, एक जिसमें एक इधर वाले में, और एक मतलब एक दीवार 2 कमरों की होगी। इसके पीछे जो दीवार हो के पीछे जो कमरा होगा एक उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब कुल मिलाकर 1/2 का कंट्रीब्यूशन आता है। तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1/2 इंटू, और फेसिस कितने हैं? 6, तो 1/2 इंटू 6 कितना हो गया? 3। तो 3 तो हो गए फेसिस के, और बाकी एक किसका हो गया? आपका कॉर्नर्स का। तो टोटल मिला कितना हो गया? 4। तो ये देखिए 8 कॉर्नर्स एटम्स इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन 1/8, ये टोटल हो गया आपका 1। और यहाँ देखिए 6 इंटू हाफ कंट्रीब्यूशन 1/2 का, टोटल फेसिस कितने हैं? 6, ठीक है। जो सरफेस है आपकी, जो फेस है वो कितने हैं आपकी? 6, तो कितना हो गया? 3, 1 + 3 4, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज इनको पढ़िए, और बाकी सारा का सारा जो हिंदी में मैटर आपके जो मैंने पेजेस भेजे उनमें आपको मिल जाएगा। ओके।